यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी 72 का अभी एग्जाम जो है यहाँ पर अभी पोस्टपोन हुआ है, ठीक है। तो अक्टूबर में एग्जाम है, तो उसको लेकर के यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर कोचिंग सेंटर है इन्होंने क्या किया, अपना जो टेस्ट सीरीज है फिर से स्टार्ट किया। और जो फुल लेंथ पेपर है इसके कम से कम 8-8, 10-10 पेपर फिर होंगे इसके, ठीक है। तो उसमें से यहाँ पर दूसरा पेपर है, जैसे कि अभी हम लोग ने यहाँ पर एडुटेरिया का देखा था, रीस्टार्ट पेपर देखा था, उसका पहला कर चुके हैं, दूसरा भी कल हुआ है, वो भी हम लोग यहाँ पर आज कल में कवर करेंगे। और यहाँ पर ये बीसीडब्ल्यू का दूसरा पेपर हो चुका है ना। तो हम लोग दूसरा पेपर कर रहे हैं, पहला भी मुझे मिलते ही मैं आपको पहला भी कराऊंगा, ठीक है। तो दूसरा पेपर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो मुझे मिलता जाएगा वो मैं आपको पेपर सीरियल से कराते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एकदम लेटेस्ट पेपर होंगे, क्योंकि जो भी पेपर पोस्टपोन हुआ है उसके बाद यहाँ पर फिर से सीरीज स्टार्ट हुई है ना, सेकेंड सीरीज। आते स्टार्ट करते क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन से कवर करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन है, बिहार की जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार विचार करने कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है। पहला बोला है उच्चतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा होगा, ये बोला है गोपालगंज। पहला क्या होगा, पहली बात सही है। देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। उच्चतम साक्षरता वाला जिला पटना, क्या होगा, उच्चतम साक्षरता वाला जिला रोहतास होगा, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी, पटना नहीं है। सबसे कम अनुसूचित जाति वाला पश्चिमी चंपारण नहीं है, ठीक है। कौन सा होगा फिर, अनुसूचित जाति मतलब एससी, ये हो जाएगा किशनगंज न्यूनतम, ठीक है। तो पश्चिमी चंपारण नहीं होगा। आगे सबसे कम जनसंख्या घनत्व शेखपुरा का है, ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि ये कैमूर का है, ठीक है। आंसर क्या होगा, सिर्फ एक करेक्ट है, ए नंबर यहाँ से सही हो जाएगा पहला। क्वेश्चन 2 आते हैं। क्वेश्चन 2 बोला है बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 को भारत के राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति किस तिथि को प्राप्त हुई थी। सेकंड का आंसर हो जाएगा, ये प्राप्त हुई थी 25 अगस्त सन 2000 को। 25 अगस्त सन 2000 बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। और 2 अगस्त को क्या था, 2 अगस्त को लोकसभा ने विधेयक पारित किया था। 11 अगस्त क्या था, 11 अगस्त को राज्यसभा में विधेयक पारित किया गया था। और 25 अगस्त जो है इसमें आर.के. या के.आर. नारायण जो थे उन्होंने अपनी सहमति दे दी थी। कौन थे, राष्ट्रपति, जिससे विधेयक बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 बन गया था, ठीक है। आंसर क्या होगा, दूसरे का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार में ग्राम पंचायत आमतौर पर लगभग कितने लोगों की जो जनसंख्या है वाले क्षेत्रों के लिए गठित की जाती है। आंसर हो जाएगा तीसरे का करेक्ट आंसर, ये गठित की जाती है 7,000 इसका आंसर होगा। बिहार में ग्राम पंचायत का गठन आमतौर पर लगभग 7,000 लोगों की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया जाता है। और बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 11 के तहत मजिस्ट्रेट लगभग 7,000 की आबादी वाले किसी गांव या संलग्न गांव के समूह को ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकता है, ठीक है। एक बात और, ये ग्राम पंचायत का कार्यकारी प्रमुख यहाँ पर प्रमुख मुखिया होता है इसका, जिसका चुनाव पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। और पंचायत क्षेत्र के छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है इनको, जिन्हें वार्ड कहते हैं, है ना। वार्ड होता है ना, हम लोग अलग अलग वार्ड में जो वोट देने के लिए आते हैं वो। और प्रत्येक वार्ड सदस्य का एक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र लगभग 500 लोगों की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। यहाँ पर ये पंचायत की और ग्राम पंचायत की बात की जा रही है। आंसर डी करेक्ट है तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4 है, शेरशाह सूरी द्वारा राजधानी को पटना स्थानांतरित करने से पहले बिहार में अफगान सत्ता और प्रशासन में प्राथमिक केंद्र कौन सा शहर था। चौथे का आंसर हो जाएगा करेक्ट। यहाँ से चौथे का सही क्या है, चौथे का सही हो जाएगा बिहार शरीफ, इसका सही आंसर है, ठीक है। ए 1541 में शेरशाह सूरी द्वारा प्रांतीय जो राजधानी को पटना स्थानांतरित करने से पहले बिहार शरीफ मध्यकालीन और बिहार में अपनी तुर्की शासकों के लिए प्राथमिक प्रशासनिक मुख्यालय और केंद्र के रूप में काम करता था, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत और बाद में लोधी और नुहानी अफगान सरदारों के शासनकाल में बिहार शरीफ इस क्षेत्र में शासन का प्रमुख केंद्र बना था, ठीक है। आंसर क्या होगा, एक करेक्ट है यहाँ से 4 का। क्वेश्चन 5 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1923 में जो चुनाव थे उनके बाद पटना नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। 5वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये चुना गया है किसे। सही आंसर है यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थानीय स्वशासन नीति के तहत 1923 में हुए नगर पालिका चुनाव के बाद राष्ट्रवादी नेताओं में विभिन्न प्रांतों की जो स्थानीय नगर पालिका थी उसमें निकायों का कार्यभार संभाला था। और 1923 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे, जबकि डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा इसके उपाध्यक्ष थे, राइट। 5वें का सी करेक्ट है। 6ठा नंबर है,
चंपारण सत्याग्रह के बाद पीर मोहम्मद मुनीस ने किस संगठन की स्थापना की थी? आंसर छठे का हो जाएगा आंसर, ये की थी रैयती सभा। किसकी? रैयती सभा इसका सही आंसर होगा। चंपारण सत्याग्रह के बाद पीर मोहम्मद मुनीस द्वारा स्थानीय शोषण के विरुद्ध काश्तकार जो थे या किराएदार जो थे और किसानों ने समताओं के जो अधिकार थे उसके लिए संगठित होने को उनकी वकालत करने के लिए रैयती सभा की स्थापना की थी और किराएदार कृषकों को संगठित करने में उनके नेतृत्व की भागीदारी के कारण उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा कारावास का सामना करना पड़ा था। छठे का बी। 7वां नंबर है, अगस्त 1942 की प्रातः पटना में किस वरिष्ठ स्वतंत्र सेनानी की गिरफ्तारी छात्र व्यापक विरोध को लेकर के प्रदर्शनों को जन्म दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप सचिवालय मार्च हुआ था? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से 7वें का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन है ना, भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसके शुरू होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख नेताओं को 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत गिरफ्तार किया गया था और 11 अगस्त 1942 जो डेट है ये, इसमें इसकी प्रातः वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को पटना में भारतीय तिरंगा फहराने का प्रयास करते समय गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी से पटना कॉलेज और बिहार के नेशनल कॉलेज जैसे संस्थानों में स्थानीय युवा के छात्रों में आक्रोश फैल गया था और उन्होंने विधानसभा में भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए पटना सचिवालय की ओर से एक विशाल जुलूस निकाला था। आंसर ए करेक्ट। 8वां नंबर क्वेश्चन आते हैं 1935 की हेमंत आयोग के समक्ष जगजीवन राव के बारे में कौन से यहाँ पर राजनीतिक मांग रखी गई थी? चारों बातों में बताने कौन सा करेक्ट होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का यहाँ से, ये करेक्ट आंसर होगा दलितों के मतदान का अधिकार ये रखा गया था, क्योंकि 1935 में बाबू जगजीवन राम दलितों के लिए मतदान के अधिकार और वैश्य मताधिकार की जोरदार वकालत करने के लिए हेमंत आयोग के समक्ष उपस्थित हुए थे ताकि शासन में उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित किया जा सके। 8वें का सी एकदम सही आंसर होगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 9 नंबर बोल रहा है कि बिहार के ताल क्षेत्र में फसलों का कौन सा विशिष्ट समूह सबसे सफलतापूर्वक उगाया जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का यहाँ पर ये चना और मसूर जैसी दालें, इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि बिहार के ताल या टाल क्षेत्र में इससे तात्पर्य है कि जो गंगा के जो दक्षिणी तट है उसके समानांतर फैली एक निम्न स्तरीय आकार की घाटी से जो पश्चिमी पटना से लेकर पूर्वी लखीसराय और मुंगेर तक फैली हुई थी, जिसमें आपका मोकामा टाल जैसे क्षेत्र शामिल थे। मानसून के मौसम में जुलाई से सितंबर के दौरान गंगा और उसकी दक्षिणी सहायक नदियों की बाढ़ का पानी इस निम्न सिंचित क्षेत्रों में जाता था और कई महीनों तक ये जल में डूबे रहते थे। ठीक है, याद रखना है। आंसर यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से इसका 9वें का बी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मखाना मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध दरभंगा और मधुबनी जैसे बिहार के किस क्षेत्र में कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं? आंसर 10वें का हो जाएगा, ये आते हैं 9वां हो गया था ना, 9वां नहीं किया गया। देख लेते हैं 9वां नंबर क्या था। 9वां नंबर बोला बिहार के ताल क्षेत्र में, तो कर चुके हैं ना। इसका आंसर क्या है 9वें का? मैंने बी बताया था आपको। ठीक है, चलो मसूर जैसी दालें। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 नंबर यहाँ पर मखाना और मत्स्य पालन के लिए यहाँ पर जो प्रसिद्ध दरभंगा और मधुबनी जैसे बिहार के किस कृषि क्षेत्र में आएंगे? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये आते हैं किस कृषि क्षेत्र में आएंगे? ये जोन फर्स्ट में आते हैं। किसमें? जोन फर्स्ट में आएंगे। जोन फर्स्ट जो है इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश जलोढ़ मैदान, गंगा के जो मैदान है और कोसी नदी के पश्चिम में स्थित 13 जिले शामिल हैं, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली शामिल है। इस क्षेत्र में उपजाऊ जलोढ़ मृदा है। इसमें उच्च जल धारण क्षमता और प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होता है। यह वातावरण से जलीय और आर्द्र के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त बनाता है, जिसके कारण दरभंगा, मधुबनी बिहार मखाना जो है उत्पादन को लेकर मीठे पानी की मछली पालन को लेकर प्राथमिक केंद्र बना है। आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन क्या रहते हैं? 11 बोला है कि मधुश्रावणी उत्सव मुख्य रूप से बिहार के किस विशिष्ट सांस्कृतिक
क्षेत्र में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 11वें का, ये मनाया जाता है किसमें? करेक्ट आंसर मिथिला क्षेत्र में। मिथिला क्षेत्र इसका सही आंसर होगा। यह त्यौहार भगवान शिव, देवी पार्वती और नाग देवताओं की पर केंद्रित होता है और इसमें नवविवाहित युगल क्या करते हैं? व्रत रखते हैं, ताजे मौसमी फूल तोड़ते हैं, है ना, और 14 खंडों में पारंपरिक लोक कथाएं सुनते हैं। क्वेश्चन 12, मंजूषा कला मुख्य रूप से किस लोक कथा पर आधारित एक क्रमबद्ध कथा है? आंसर हो जाएगा ये है बिहुला बिसहरी। बिहुला बिसहरी इसका आंसर होगा। मंजूषा जो कला है ये क्षेत्र अंग जो मुख्य रूप से भागलपुर बिहार का एरिया है उससे उत्पन्न एक प्राचीन लोक कला शैली है जिसे परंपरागत रूप से जूट के कागज के जो बक्से होते हैं उस पर बनाया जाता था और एक दृश्य कथा के रूप में बिहुला की विजय की भक्ति को दर्शाती है, जिसमें वह अपने पति बाला लखेंद्र के नाम से नाग देवी बिसहरी के प्रकोप से बचाती है और इसे सर्पचित्त कला के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए करेक्ट है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, इसमें से किससे सर्पचित्त कला के रूप में भी जाना जाता है? तो बिहुला बिसहरी, इसको लिख सकते हो आप। क्वेश्चन 13 नंबर है, राजगीर में किस विशिष्ट स्थान पर बुद्ध महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये क्या होगा? सतपर्णी गुफा इसका सही आंसर होगा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगीर की सतपर्णी गुफा, जिसे सतपर्णी गुफा के नाम से जानते थे, इसमें प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। संरक्षक हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु, अध्यक्षता की थी मां कश्यप द्वारा और परिणाम था कि यहाँ पर जो बुद्ध की शिक्षा थी इनको 2 प्रमुख ग्रंथों में संकलित किया गया था। एक तो शुद्ध पिटक आनंद द्वारा सुनाया गया था और एक विनय पिटक जो उपाली द्वारा सुनाया गया था। सही आंसर बी करेक्ट है क्वेश्चन 13 का। 14 आते हैं, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 बोर्डों द्वारा प्रबंधित था। निम्नलिखित में से किसने प्रत्येक न्यायपालिका बोर्ड में कितने सदस्य होते थे? प्रत्येक न्यायपालिका बोर्ड में कितने सदस्य नियुक्त किए जाते थे? 14 का आंसर हो जाएगा ये नियुक्त किए जाते थे 5 सदस्य। ठीक है, इंडिका में मेगास्थनीज के विवरण के अनुसार पाटलिपुत्र की नगर पालिका का प्रशासन 30 सदस्यों के आयोग द्वारा संचालित किया था, जिसमें 5-5 सदस्यों को 6 बोर्डों में विभाजित करते थे। आगे आते क्वेश्चन 15 नंबर है, बागमती नदी नेपाल के बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें का, ये करती है सीतामढ़ी। ठीक है, बागमती का उद्गम नेपाल के काठमांडू के पास शिवपुरी पहाड़ियों में महाभारत पहाड़ी से होता है। ठीक है, और यह बिहार के सीतामढ़ी जिले के प्रवेश करती है और सीतामढ़ी प्रवेश करने के बाद ये कोसी या बूढ़ी गंडक नदी प्रणाली में विलय होने के बाद से पहले शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर सहित कई उत्तरी जिलों से होकर प्रवाहित होगी। 16 नंबर है, किस चुनाव में नोटा का विकल्प लागू नहीं होता है? 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पता होगा तो ऐसे आपको। करेक्ट आंसर यहाँ से नगर निगम चुनाव इसमें होता है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में नहीं होता है। ठीक है, ये सी नंबर, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव है एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है, इस वजह से इसमें यहाँ पर इस कानून पे लागू, मतलब इस पे यहाँ पर कोई इसमें जो रूल है ये वाला नोटा वाला नहीं लागू होता है। ठीक है, नोटा कहाँ लागू होता है? अभी लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव में, राज्य विधानसभा चुनाव में, है ना, और नगर निकाय के पंचायत चुनाव में। ठीक है, याद रखना है नगर निकाय पंचायत चुनाव में लागू होता है नोटा। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे क्या है? क्वेश्चन 16 का सी करेक्ट है। 17 आते हैं, 17 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या बिहार के बराबर है? 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से किसके बराबर है? बिहार के। ये सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, एकदम करेक्ट है। पश्चिम बंगाल में 16 सीटें और बिहार में भी 16 सीटें हैं, जबकि तमिलनाडु में 18, कर्नाटक में 12, मध्य प्रदेश में 11 और सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश के पास 31 है। 18 नंबर है, आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समानता निम्नलिखित में से किस देश की पहली बार लागू किए गए सामाजिक सुरक्षा उपाय से जोड़ा जा सकता है? आंसर हो जाएगा 18 का करेक्ट आंसर सी करेक्ट है, जर्मनी इसका सही आंसर होगा 18 का, क्योंकि आधुनिक कल्याणकारी राज्य की शुरुआत आमतौर पर चांसलर ऑटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी से मानी जाती है, जिन्होंने 1880 के दशक में राज्य द्वारा प्रायोजित समीक्षा और सामाजिक बीमा की विश्व की पहली प्रणाली शुरू की थी। इसमें स्वास्थ्य बीमा अधिनियम,
1883, दुर्घटना अधिनियम 1884 और वृद्धावस्था विकलांगता अधिनियम 1889 को इसमें शामिल किए गए थे। क्वेश्चन नंबर आगे आते कौन सा है, 19 नंबर होगा ना, 19 नंबर। संविधान की मूल संरचना के बारे में विचार करना है। देखते हैं 19 में, कल्याणकारी राज्य, शक्ति की व्यक्ति की गरिमा, राज्य की अखंडता, विधायक के सांसद को मिलने वाले संसदीय विशेषाधिकार। पूछा क्या इसमें, इससे पूछा है कि इनमें से कौन कौन सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माने जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा मूल संरचना का हिस्सा माना जाएगा बताओ। एक तो देखो, जो मूल संरचना का हिस्सा माना जाएगा, यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 19 का, ये हो जाएगा करेक्ट। क्या, एक तो पहला कल्याणकारी राज्य, ठीक है, उसके बाद व्यक्ति की गरिमा, राज्य की अखंडता, लेकिन विधायक सांसदों को मिलने वाले विशेषाधिकार इसमें नहीं शामिल होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो संसदीय विशेषाधिकार है आर्टिकल 105 105 के तहत और 194 के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित है और सर्वोच्च न्यायालय उन्हें मूल संरचना के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये प्रावधान संसद और राज्य विधानमंडल को उनकी सहमति और उनकी समितियों में सदस्य के विधान जो मंडल होते हैं उसकी कामकाजी प्रभाव की शक्ति को लेकर के उन्मुक्तियाँ प्रदान करते हैं। आंसर क्या होगा, 1 2 3 करेक्ट है इसका, 1 2 3 19 का सही आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 20 नंबर है, 20 नंबर। संविधान की 8वीं सूची के संबंध में विचार करना है। 8वीं सूची में वर्तमान 42 आधिकारिक रूप में मान्यता प्राप्त भाषाएं शामिल हैं। क्या होगा पहला, 20वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है। कोक बोरोक उन भाषाओं में से जो संविधान की 8वीं सूची में शामिल है। सेकंड गलत है, क्योंकि हालांकि कोक बोरोक त्रिपुरा की आधिकारिक भाषाओं में से एक है, लेकिन राज्य की स्वदेशी आबादी के एक बड़े हिस्से द्वारा बोली जाती है, लेकिन इसे संविधान के 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है, ये गलत हो जाएगा। 1 सिर्फ करेक्ट है। जरूरी नहीं कि ज़रा अगर जगह में बोली जा रही है तो यहाँ पर क्या हो कि वो 8वीं सूची में शामिल हो, ऐसा कोई यहाँ पर रूल नहीं है। 21 नंबर है, भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक कैग के बारे में विचार करना है। कैग भारत की संचित निधि के किए गए सभी व्ययों को ऑडिट करता है और उन पर रिपोर्ट करता है। 21 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट। कैग द्वारा भारत की संचित निधि में जारी करने का, प्राप्त करने को नियंत्रित करने होता है। कहने का मतलब कि कैग होता है भारत की संचित निधि से धन जारी करना, प्राप्त करना और नियंत्रित करने का अधिकार होता है। सेकेंड बात गलत है, क्यों? क्योंकि नियंत्रक मालिका परीक्षक जो है पद नाम बावजूद उसके भारत का कैग नियंत्रक के कार्यों को निर्वहन नहीं करता है, वे संचित निधि के धन जारी करने या उसको नियंत्रित नहीं करता है। ये ब्रिटिश प्रणाली के विपरीत है, अपोजिट है। और न्यायपालिका कैग की पूर्व स्वीकृति के बिना संचित निधि से धन निकाल सकती है। और कैग केवल लिखा परीक्षा के बाद समीक्षा करता है, जिसमें यह जांच की जाती है कि वे कानून और संसदीय जो प्राधिकरण है उसके अनुसार किया गया है या नहीं, एक तरह से लिखा उसका, ठीक है, लिखा जोखा। पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, कैग उन सभी निकायों को प्राधिकरणों के व्यय का ऑडिट करता है और रिपोर्ट करता है जिनका वित्त पोषण मुख्य रूप से केंद्र राज्य के राजस्व से होता है। तीसरा करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 1 और 3 सही है, सही आंसर सी। क्वेश्चन 22, पंचायती राज समिति के संबंध में विचार करना। बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद से मिलाकर त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश की है। 22वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है इसकी, सेकंड बात बोला है कि अशोक मेहता समिति और इसने जिला आयुक्तों के बड़े पद के सृजन की सिफारिश की थी। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि अशोक मेहता समिति जो थी इसने मंडल पंचायत से 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की थी और इसमें जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन की सिफारिश नहीं की है। जीवी की राव समिति 2 स्तरीय संरचना की सिफारिश की थी। तीसरी बात गलत है भी, क्योंकि जीवी की राव समिति जो 1985 थी इसने ग्रामीण विकास के पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया और इसमें जिला परिषद को जिला स्तर पर ग्रामीण विकास की प्रमुख एजेंसी बनाने की सिफारिश की गई थी और इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन का प्रस्ताव रखा था। चौथा है, एमएल सिंघवी समिति पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जे की सिफारिश, ये करेक्ट है। आंसर पहला करेक्ट था और एक चौथा करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4 ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में अभिलेख न्यायालय के बारे में क्या करना है, विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला है, संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है।
भारत में प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी होगा। भारत में प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है। सेकेंड बात करेक्ट है भी, क्योंकि आर्टिकल 215 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी होता है, जिसे स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। तीसरा है भारत के प्रत्येक अधीनस्थ न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ये गलत है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख न्यायालय नहीं होते हैं और उनका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के समान संवैधानिक दर्जों को प्राप्त नहीं होता है और न ही उन्हें अभिलेख न्यायालयों की तरह अवमानना और दंड देने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। 1 2 सिर्फ करेक्ट है, सही आंसर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं 24। MC मेहता बनाम भारत संघ का ऐतिहासिक मामला मुख्यतः निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के दायरे में विस्तारित करने के लिए प्रसिद्ध है? 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है आर्टिकल 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 नंबर है। 25 बोला निम्नलिखित में से संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत गारंटीकृत संरक्षण नहीं है। किसे? गारंटीकृत जो संरक्षण है ये नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कानूनी सलाहकार, विधिक अभ्यासी, लीगल प्रैक्टिशनर से परामर्श करने का अधिकार। डी क्या होगा? 25 का सही आंसर है। ठीक है, 25 का सही आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है, क्योंकि कानूनी वकील से परामर्श करने का द्वारा बचाव किए जाने का अधिकार आर्टिकल 22(1), ठीक है, 22(1) के तहत गारंटीकृत है, ना कि अनुच्छेद 20 के तहत। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें बोले अभिकथन एक कारणार दीर्घकालिक शराबियों में विटामिन B1 की कमी से जुड़े गंभीर तंत्रिका संबंधी जटिलताएं विकसित होने की संभावना अधिक होती है। 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, शराब का सेवन छोटी आंत की जल में घुलनशील B कॉम्प्लेक्स विटामिन की अवशोषित की क्षमता को काफ़ी बढ़ा देता है। बढ़ाता नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी, है ना। क्या होगा? घटा देता है ना। क्या होगा? 1 सिर्फ करेक्ट है। आंसर 26 का एक बात इसकी सही है, तो सी करेक्ट है। 27 नंबर है। एक रोगी के शरीर में उन हिस्सों पर जो सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते ही विशिष्ट घाव दिखाई देते हैं, साथ ही उन्हें बार बार दस्त और याददाश्त की हल्की कमजोरी की समस्या होती है। इसके लक्षणों में से त्रय या ट्राइड समूह के लिए किस विटामिन की कमी जिम्मेदार होगी? 27 का आंसर हो जाएगा, ये जिम्मेदार यहाँ पर विटामिन B3 इसका सही आंसर है। ठीक है, ये रोग पेलाग्रा जिसकी पहचान क्लासिक रूप से 3DS के रूप में जानी जाती है, और ये त्वचा शोथ डर्मेटाइटिस विशेषकर गर्दन के चारों ओर संचित चकत्ते के रूप में दिखाई देने वाले कैसल का हार, है ना, इसके रूप में इसको जानते हैं। आगे आते क्वेश्चन 38 नंबर 28। मानव कंकाल मांसपेशी के संबंध में तथा जोड़ों के संबंध में यहाँ पर जैविक तत्वों पर विचार करना है। पहली बात यहाँ से कि पहला बोला है कि यहाँ पर दीर्घ अस्थियों लॉन्ग बोन्स सॉफ्ट में पाया जाने वाला पीला अस्थि मज्जा येलो बोन मैरो वयस्क जीवन में निरंतर लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्थल होता है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका 28 का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पहली बात एकदम गलत है यहाँ से, क्योंकि लाल अस्थि मज्जा जो लंबी अस्थियों के स्पंजे से सिरों और चपटी अस्थि में पाई जाती है, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन हिमेटोपोइस का स्थान लेती है और पीली अस्थि मज्जा के रूप में वसा कोशिकाओं से बनी होती है और ऊर्जा भंडार में काम करती है। ठीक है। सेकेंड बात है, खोपड़ी की आसन अस्थियों के बीच स्थित जोड़ एक अचल रेशेदार जोड़ होता है, जहाँ अस्थियाँ सघन रेशेदार संयोजी ऊतक के सिरे के रूप में दृढ़ता से जुड़ी होती है। सेकेंड बात करेक्ट है भी। तीसरा, उपास्थि जो कार्टिलेज है एक विशिष्ट संयोजी ऊतक है जो अस्थि और उसकी तुलना में अधिक लचीला होता है, क्योंकि इसका अंतरकोशिकीय मैट्रिक्स कठोर कैल्शियम लवणों से बजाय कार्बोनेटिक लवणों से समृद्ध होता है। करेक्ट हो जाएगा। आंसर 2 और 3 करेक्ट है, इसका बी ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर है 29 नंबर क्वेश्चन एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन था, वो जो स्टेटमेंट है वही उतार दिए गए थे जो इसकी बातें बताता है। 29 कथन ए और कारणार मानव कंधे के एवं कूल्हे के जोड़ बाल एवं सॉकेट जोड़ के रूप में वर्गीकृत होते हैं, जो अनेक तत्वों को और तलों को व्यापक घूर्णन की गति अनुमति देते हैं। पहली बात 29 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, बॉल सॉकेट और जोड़ साइनोवियल जोड़ों का एक उप प्रकार होता है, जिसमें एक द्रव की भरी साइनोवियल गुहा होती है जो संधि करने वाली अस्थियों के बीच घर्षण को कम करती है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। 29 का आंसर क्या होगा? 1 और 2 मतलब 1 और 2 दोनों करेक्ट है, ए नंबर।
30 नंबर है, पादप कोशिकाओं की हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके भीतर स्थित झिल्ली से घिरी थाइलाकोइड चक्रिकाओं डिस्क के ढेर और स्टेक को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचो, करेक्ट आंसर इसका होगा ग्रेनम, इसका सही आंसर है। ठीक है, ग्रेनम में क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये प्रकाश अवशोषित करने वाले थाइलोकोइड चपटे सिक्क को क्या आकार का होता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये एक चकते के दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर एक संरचना बनाते हैं और जिसे ग्रेनम कहा जाता है। आगे आते क्वेश्चन 31 नंबर 31। कौन सा आरएनए कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लगभग 80% कुल कोशिकी का आरएनए पाया जाना एक राइबोसोम के संरचनात्मक रूप से उत्प्रेरक कैटालिटिक के रूप में केंद्र का निर्माण करता है? आंसर क्या होगा 31 का? 31 का सही आंसर राइबोसोमल आरएनए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए जो होता है कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला एक सबसे स्थायी प्रचुर मात्रा में उपस्थित आरएनए है, जो कुल आरएनए का लगभग 80% होता है और ये राइबोसोमल प्रोटीन का साथ जुड़कर राइबोसोम की उप इकाइयों का निर्माण करता है और पेप्टाइड बंध के निर्माण के दौरान उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। क्वेश्चन 32 है, दिन के समय पत्तियों की सतह पर स्थित रंध्र स्टोमेटा के खुलने का प्रमुख शारीरिक फिजियोलॉजिकल तंत्र क्या है? आंसर हो जाएगा 32 का करेक्ट आंसर ये पोटेशियम आयन की सक्रिय प्रवेश जिससे जल की रक्षक कोशिकाओं में प्रवेश करता है और वे स्फीति टर्डिंग हो जाती हैं। बी यहां से क्या होगा? 32 का सही आंसर हो जाएगा, जिसके कारण प्रदर्शन द्वारा जल अंदर की ओर आता है और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न स्फीति दाब जो रक्षक है उसी कोशिकाओं की पतली भारी भित्तियों को खींचेगा, जिससे मोटी आंतरिक भित्तियां एक दूसरे से दूर जाती हैं और रंध्र छिद्र खुल जाता है। 33 नंबर है, एक खास तरह से बनाए गए शीत भंडारण कक्ष कोल्ड स्टोरेज चैम्बर ताजे फलों को रखने की उसकी भंडारण अवधि उल्लेखनीय रूप से क्यों बढ़ जाती है? आंसर 33 हो जाएगा, इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये फलों में होने वाली कोशिकीय श्वसन सेलुलर रेस्पिरेशन की काफी दर कम हो जाती है, इसलिए। ठीक है, आंसर यहां से ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 है, कौन सा रासायनिक तंत्रिका संचारक है जो सिनेप्टिक वेसिकल्स से संग्रहित करता है और तंत्रिका मांसपेशी संधि पर मुक्त होकर मानव स्तनकाली जो मांसपेशी होती है उसके संकुचन को प्रेरित करता है? आंसर 34 का हो जाएगा करेक्ट यहां से ये एसिटाइल कोलिन इसका आंसर होगा बी नंबर 34 का। ठीक है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन जो है ये दैहिक तंत्रिका तंत्र में प्रयुक्त प्रमुख न्यूरो ट्रांसमीटर है। जब तंत्रिका आवेग जो होती है अक्षय तंतु के अंतिम श्रेणी में पहुंचती तो एसिटाइल कोलिन सिनेप्टिक अंतराल मुक्त होता है और मांसपेशी तंतु की झिल्ली पर स्थित अभिग्रहों में जुड़कर क्रिया विभव उत्पन्न करती है जो कंकाली मांसपेशियों के संकुचन को प्रेरित करती है। आंसर बी करेक्ट है। 35 श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में विचार करने देखते हैं। 35 नंबर, इसमें बोला कि केंद्रक किसी न्यूक्लिक अम्ल को सर्वप्रथम पृथक कर उसे न्यूक्लिन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था जिसे बाद में डीएनए के रूप में पहचाना गया था? 35 का आंसर हो जाएगा यहाँ से सही आंसर यहाँ से फ्रेडरिक मीसर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फ्रेडरिक मीसर ने वर्ष 1869 में किया था। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरूमध्य हिंद महासागर की एक शाखा अंडमान सागर को प्रशांत महासागर की एक सीमांत सागर दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है और मलय प्रायद्वीप को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से विषम स्थित है? 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इनसे मलक्का जल डमरूमध्य इसका सही आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 से 37, पनामा के इस्तमुस के संबंध में विचार करना है। ये उत्तरी अमेरिका के और दक्षिण अमेरिका के जोड़ने वाली एक सक्रिय भूपट्टी है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा 37 का? ये करेक्ट हो जाएगा, पहली बात एकदम करेक्ट है। सेकंड, इस जलप्रपात के ऊपर निर्मित पनामा नहर कैरेबियन सागर के माध्यम से प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। सही है, पनामा नहर में लॉक प्रणाली का उपयोग मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रशांत और अटलांटिक महासागरों की समुद्री जल में स्तर में काफी अंतर आता है। तीसरा गलत है, क्यों? तीसरा इसलिए गलत है
क्योंकि ये एक असामान्य जो बात उसको बता रहा है, क्योंकि प्रशांत और अटलांटिक महासागरों में समुद्र तल में कोई विशेष अंतर नहीं होता है और उनके बीच ऊंचाई का अंतर एकदम नगण्य होता है। और नहर द्वारा उपयोग की जाने वाली लॉक प्रणाली मुख्य रूप से इसलिए मौजूद होती है क्योंकि इसमें स्थल संधि के साथ इसका भूभाग ऊपर उठकर गैटून जो झील है उसका निर्माण करता है, जो समुद्र तल से लगभग 26 मीटर ऊपर स्थित है और एक ऐसी विशेषता है जो स्थल संधि की पहाड़ी और आंतरिक भाग के रूप में खुदाई की मात्रा को काफी कम कर देता है। तो सिर्फ 1 2 करेक्ट है, जो अपनी बात बताई तीसरी वाली आपको याद रखना है, नोट कर लेना पॉइंट को, ठीक है। 1 और 2 करेक्ट है, आंसर यहां से ए करेक्ट है। क्वेश्चन 38 नंबर है 38, कथन पर विचार करना है। अग्नि चट्टान पिघले हुए मैग्मा यह लावा को ठंडा होने और जमने को सीधे तौर पर निर्मित होता है। 38 पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात करेक्ट हो जाएगी। और सारी चट्टानें आमतौर पर पहले उपस्थित चट्टानों पर उच्च तापमान और दाब की स्थितियों के तहत निर्मित होती है। गलत है, क्यों? देखो सेकंड इसलिए गलत है इसका स्टेटमेंट, क्योंकि जो सारी चट्टानें हैं, है ना, ये आमतौर पर पहले उपस्थित चट्टानों पर उच्च तापमान और दाब की स्थितियों को तहत निर्मित नहीं होंगी, राइट, ये गलत है। अगला है रूपांतरित चट्टानें पहले से उपस्थित आग्नेय सादी या यहां तक कि रूपांतरित तन चट्टानों से भी उत्पन्न हो सकती हैं, ये करेक्ट है। 1 और 3 बात सही है इसकी, चट्टानों की यहां पर बात की जा रही है, तो आंसर क्या होगा, 1 और 3 सही पूछा है तो बी करेक्ट है। 39 अभिकथन है कारणार, और सारी चट्टानें प्राय पौधों और जानवरों के जीवाश्म पाए जाते हैं इसमें। 39 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है। पहली बात यहां से एकदम सही रहेगी, 39 का हाँ पहला करेक्ट है। आर बोला है कारण, और सारी चट्टानें पृथ्वी की सतह या उसके निकट अपेक्षाकृत निम्न तापमान और दाब के अवसादों की क्रमिक निक्षेपण और संघनन के माध्यम से निर्मित होती है, जिसमें कार्बनिक अवशेषों को उसके भीतर संरक्षित किया जाता है, यह किया जा सकता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी इसकी करेक्ट है। दोनों बातें एकदम सही बता रहा है सारी चट्टानों के बारे में, जो इनकी कार्बनिक और अवशेषों की बात की जा रही, जो एकदम करेक्ट है और व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन 40 है 40 नंबर, भारत में प्रवेश करने से पहले तिब्बत में प्रवाहित होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानते थे, ये किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर, इसको जानते हैं सांगपो। तो सांगपो इसका सही आंसर हो जाएगा, सांगपो बोल सकते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में चिमायुंग दुंग ग्लेशियर के पास से मानसरोवर झील के आसपास के क्षेत्र में उद्गमित होती है और तिब्बती पठार पार करके लगभग 1100 किलोमीटर पूर्व की ओर सांगपो यारलुंग सांगपो के पास से प्रवाहित होती है, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है 40 का। 41 है सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के निम्नलिखित में से किस के निकट स्थित है? आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 41 का करेक्ट आंसर यहां से ये मानसरोवर झील इसका सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि मानसरोवर झील सिंधु और पश्चिम तिब्बत सही आंसर है। क्वेश्चन 42 42 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है कौन सा सही है। हिमालय अपवा प्रणाली का जो नदियां काफी हद तक 12 मासी होती हैं, कैसी होती हैं, 12 मासी होती हैं, क्यों? क्योंकि वे उन्हें पिघलती बर्फ ग्लेशियर और मानसून की बारिश दोनों में जल मिलता है। बारिश का पहला स्टेटमेंट यहां से एकदम करेक्ट है। सेकंड बात है गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु घाटी के बेसिन मिलकर भारत के कुल नदी बेसिन का क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा का निर्माण करते हैं, यह भी बात करेक्ट है। दोनों सही है, आंसर एकदम करेक्ट हो जाएंगे दोनों, सी यहां से करेक्ट आंसर है इसका। 43 आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी स्थान पर प्राप्त होने वाली सौर विकिरण की मात्रा अक्षांश के साथ परिवर्तित होती है, जिसका मुख्य कारण सूर्य की किरणों की आपतन कोण में परिवर्तन होना। पहली बात 43 का स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन की सूर्यता प्राप्त होने में दैनिक या दिन पर दिन भिन्नता के लिए उत्तरदायी होता है। सेकंड बात ये भी सही है, दोनों बातें यहां पर सही है, ठीक है। आंसर 43 का भी 1 और 2 सी करेक्ट हो जाएगा। 44 है अभिकथन है और कारणार। इसे बोला है कि विभिन्न अक्षांशों में सौर विकिरण की असमान प्राप्ति के बावजूद पृथ्वी के समग्र रूप से पूरे वर्ष के दौरान न तो लगातार क्या होता है गर्म होता है और न ही लगातार ठंडा, जिससे समग्र ताप संतुलन बना रहता है।
44 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 44 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है। सेकेंड, उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा, उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अतिरिक्त ऊष्मा समान वायुमंडलीय परिसंचरण महाद्वीपीय महासागरीय जो धाराएं होती हैं उसके माध्यम से लगातार ऊष्मा की कमी वाले उच्च स्थान में क्षेत्रों में इसकी ओर स्थानांतरित होने लगती हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है और दोनों बातें यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो उसके बारे में एकदम सही बता रहा है। उष्णकटिबंधीय और भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र हैं उसके लेकर के अक्षांश और विकिरण के बारे में एकदम करेक्ट दोनों स्टेटमेंट है, लिख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बीपीएससी में, ठीक है। देखो यहाँ पर टॉपिक सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी के लिए भी, अगर आप यूपी पीसीएस अभी दोगे दिसंबर में उसके लिए इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पीसीएस दोगे उसके। तो यहाँ पर जो टॉपिक इधर होता है ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर आपके जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, तो ये सब क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उष्णकटिबंधीय है ना, तो ये सब आपको याद रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन 44 का, दोनों करेक्ट है, ए और आर है ना, ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन सा होगा। क्वेश्चन 45 आते हैं, 45 नंबर है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता यूएनएफसीसी के पक्षकार के सम्मेलन कॉप पार्टीज के बारे में विचार करना है, किस कॉप में अपनाया गया था? आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर, ये अपनाया गया था, सही आंसर कॉप 21 2015 में, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 46 नंबर, है, इससे बोले सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं यहाँ से कि मेजबान यहाँ पर शहर और इससे संबंधित यहाँ पर उसके परिणाम ये क्या होंगे। देखते हैं 46 को, यहाँ पर दे रखा है पहला कॉप 26 है ना, उसके बाद क्या है कॉप 27, फिर आपका कॉप 28 और कॉप 29, राइट। तो देखते हैं इसमें मैच कौन कौन सा कर रहा है। मैच इसमें करेगा जो ये हो जाएगा आपका कॉप 26 जो है, देखो देख लेते हैं, एक कॉप 26 आपका हो जाएगा ग्लासगो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ग्लासगो, और उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ से बी का हो जाएगा 4 शर्म अल शेख 27 में। कॉप 28 हो जाएगा आपका सी का 3 दुबई पहले वैश्विक स्टॉक रेट का समापन, और कॉप 29 हो जाएगा बाकू जलवायु पर नया सामयिक मतात्मक लक्ष्य। आंसर एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में विचार करना है। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है क्योंकि ये शुष्क ग्रीष्म ऋतु में लगभग 6 से 8 माह तक अपने पत्ते गिरा देते हैं। पहला क्या होगा, 47 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, साल आर्द्र उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की एक विशिष्ट प्रजाति है, जबकि सागौन शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की अधिक विशिष्ट प्रजातियों की। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि मानव भौगोलिक वर्गीकरण के अनुसार सागौन वास्तव में आर्द्र उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे प्रमुख विशिष्ट प्रजाति होती है, जो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, न कि अधिक शुष्क क्षेत्रों में। तो ये गलत हो जाएगा, 1 सिर्फ करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन 48 नंबर आते हैं यहाँ से, सूची 1 सूची 2 को मैच करना है, पर्वतीय वन, और यहाँ पर इसमें सूची 2 दे रखा है कि प्रकार इसके विशेषता क्या होगी। पर्वतीय वन क्या होगा 48 का, ये हो जाएगा पर्वतीय वन हो जाएगा आपका हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई पर बढ़ने के साथ साथ वनों के प्रकारों में होने वाली क्रमिक परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा तटीय और दलदली वन क्या होगा, ये हो जाएगा आपका सुंदरवन जैसे डेल्टा क्षेत्र जहां लवण सहिष्णु मैंग्रोव प्रजातियां होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सी कांटेदार वन और झाड़ियां उत्तर पश्चिम भारत में अड़सूस लगभग 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला। और अगला है डी नंबर, जो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी पहाड़ियों, काफ़ी घनी वनस्पति और नगण्य शुष्क ऋतु। सही आंसर यहाँ से इसका हो जाएगा A3 B1 C2 D4, ये आएगा आपका डी नंबर में। 49 नंबर है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो राजमार्ग है परियोजना भारत के किन 4 प्रमुख शहरों को जोड़ती है। 49 का आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्या करेक्ट हो जाएगा 49 का, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता।
क्वेश्चन 50 है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के बारे में विचार करना है। इसका गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के तहत किया गया था। 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेगा। सेकेंड बात भी इसका सही हो जाएगा, दोनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट हैं। 51 है, एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण की गति से गति करती है और 5 सेकंड बाद उसका वेग कितना हो जाएगा। 51 का आंसर हो जाएगा, इसका वेग हो जाएगा कैसे निकालेंगे। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस क्या at। ए क्या होता है, त्वरण होता है, t समय हो गया और आपका u क्या हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया जो कि 0 है। ठीक है, क्योंकि विरामावस्था से चलना स्टार्ट कर रही है तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो आंसर हो जाए v बराबर u प्लस at। v बराबर u जो आपका 0 हो गया प्लस u प्लस at। ए कितना है, त्वरण 2 5 सेकेंड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर से आंसर है ना जी। क्वेश्चन नंबर 52, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु जो प्रारंभ विरामावस्था में, ये भी देखो u क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और 20 न्यूटन के परिणामी बल लगाया जाता है, F बराबर 20 न्यूटन हो गया। तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा, F बराबर ma लगना चाहिए, यहाँ पर लगेगा बराबर में, हाँ लग जाएगा। ए बराबर, तो हमारे को दिया क्या है, निकालना क्या है, त्वरण निकालना। ए बराबर F अपॉन एम। F कितना है, बल 20 न्यूटन और F बराबर ए बराबर F अपॉन एम। एम कितना है, 4 पंचे 20 है ना, 5। तो क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड इसका ये हो गया। राइट, और उसके बाद हमको क्या निकलना है, इसको जो 1 न्यूटन बल से यहाँ पर लगाएंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये रहेगा, क्या आ रहा है आंसर, 5 आना चाहिए वैसे। 52 में 5 आ तो रहा, डी नंबर है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन 53। वहाँ पर देखो यू का यूज नहीं हो रहा है वहाँ। ठीक है, देखो जो चीज़ें ज़्यादा दी होंगी उसके हिसाब से हम लोग उसको यूज करेंगे। अगर यू के साथ एक चीज़ और दी होती तो कुछ और भी पूछता है ना। यू सिंपल सादा सा यू दे रखा है, तो अगर यहाँ पर कुछ और पूछता तो क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन सिंपल सा पूछा है तो आप बराबर त्वरण पूछा तो त्वरण आप इनसे ऐसे निकाल सकते हो कि कोई ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है उसमें। 53 आते हैं, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करती है, जबकि स्थितिज ऊर्जा उसके विन्यास पर निर्भर करेगी। 53 का पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से एकदम करेक्ट है। सेकंड, कोई वस्तु एक ही समय में गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों को रख सकती है। सेकंड बात भी सही है, एकदम करेक्ट है, क्योंकि दोनों प्रकार की ऊर्जाएं परस्पर अनन्य नहीं है, बल्कि ढलान पर चल रहा वाहन अपनी निम्नतम स्थिति से दूर झूलता हुआ लोलक तथा ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के लिए उसमें प्रत्येक में से एक ही समय पर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों होंगी। आंसर सी करेक्ट है। 54 नंबर है, विद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का SI मात्रक क्या होगा। SI मात्रक है 54 का सही आंसर क्या होगा बताओ। 54 है, विद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का SI मात्रक क्या होगा। इसका SI मात्रक है, करेक्ट आंसर 54 का हो जाएगा। क्या सोचो क्या होगा 54 का आंसर। 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ओम मीटर, इसका सही आंसर होगा। 55, चुंबकीय पदार्थों में मैग्नेटिक मटेरियल्स के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, प्रतिचुंबकी डायनामैटिक पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कमजोर रूप से प्रतिकर्षित होता है। 55 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, अनुचुंबकीय जो होता है पैरा मैग्नेटिक पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कमजोर रूप से आकर्षित होता है, और लौ चुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से हट जाने के कारण भी अपना चुंबकत्व बना रखता है। एकदम करेक्ट है, तीनों बातें यहाँ पर सही है। आंसर 1 2 3 बी करेक्ट है। 56 है, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु हाफ लाइन 10 दिन है, 30 दिनों के बाद मूल नमूने की जो सामग्री उसका कितना भाग अवच्छेद होगा। आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 56 का यहाँ से सी करेक्ट है, 1/8। ठीक है, चूंकि अर्ध आयु 10 दिन इसलिए 30 दिनों में पदार्थ 30/10 3 अर्ध आयु से गुजरेगा और 1/2 की पावर n होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर 3 अर्ध आयु बचा हुआ अंश इसका
1/2 की पावर 3, तो 1/8 आएगा। आंसर सी। मानव शरीर का तापमान मापने के लिए प्रयुक्त नैदानिक तापमापी क्लिनिकल थर्मामीटर की समान मापन सीमा क्या होती है? आंसर क्या होगा? 56 का सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ से 56 का हो जाएगा, 57 का हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी, 35 डिग्री से 42 सेंटीग्रेड इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 58 नंबर आते हैं 58। 58 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मूलतः किस संरक्षण का नियम प्रतिपादन करता है? क्या आंसर होगा बताओ? आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 58 का, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 59 है, जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा धारिता से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मुख्य व्यवहारिक उपयोग क्या है? इसका मुख्य व्यवहारिक जो उपयोग है ये है कि इंजनों में रेडिएटरों में शीतलक कूलेट के रूप में प्रयोग करना। ये यहां से करेक्ट आंसर है। ये गुण जो होता है जल के वाहकों, जो वाहक और उनके जो वाहन होते हैं उसमें रेडिएटरों को औद्योगिक शीतलन प्रणालियों द्वारा एक प्रभावी शीतलक बनाता है, क्योंकि ये स्वयं शीघ्रता से अत्यधिक गर्म हुए बिना पर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा को धुले जा सकते हैं। आगे आते क्वेश्चन 59 हो गया 60 नंबर। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की सबसे अधिक गति संचारित होती है? आंसर क्या होगा? 60 का करेक्ट आंसर यहां से डी करेक्ट है, इस्पात। ठीक है, इस्पात इसका सही आंसर है। और ध्वनि ठोस पदार्थों में सबसे तेज चलती है, क्योंकि कण सबसे अधिक सघन और दृढ़ता में व्यवस्थित होते हैं, जिससे कंपन के कण एक दूसरे के कण को तेजी से संचारित कर पाते हैं। ठीक है, 60 का डी करेक्ट है। और ध्वनि में द्रव की अधिक धीमी और गैसों में सबसे धीमी गति चल रही है, क्योंकि इसका क्रम कणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है और अंतराकणीय जो बल है वो कमजोर होता जाता है। 60 हो गया बी करेक्ट, डी करेक्ट। 61 देखते हैं 61। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है जो ताप दीप्ति बलों को भरने के लिए हवा की तुलना में आर्गन को प्राथमिकता देता है? 61 का सही आंसर हो जाएगा। ये आर्गन एक ककरी गैस है और टंगस्टन फिलामेंट को उच्च तापमान पर ऑक्सीकरण करने से जलने से बचाती है। 61 का बी करेक्ट हो जाएगा। आर्गन की भूमिका होती है कि ऑर्गेनिक उत्कर्ष गैस, जिसका अर्थ होता है कि रासायनिक रूप से अक्रियाशील है और ये एक निष्क्रिय वातावरण बनाएगी। ठीक है, और जो ऑक्सीकरण को रोकेगी और टंगस्टन फिलामेंट का वाष्पीकरण को कम करती है, जिसका बल्ब का जीवनकाल काफी बढ़ जाता है। 62 नंबर है, समान यहाँ पर प्रक्रिया दे रखा है और क्या और कौन सा इसमें यहाँ पर मैच कर रहा है वो बताना है। ठीक है, देखते हैं सही आंसर क्या हो सकता है। तो स्विमिंग पूल को जल को कीटाणु रहित करने के लिए क्या करेंगे? ये ब्लीचिंग पाउडर लगाएंगे इसमें या मिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद टूटी हड्डियों के लिए प्लास्टर तैयार करने को लेकर कास्ट तैयार करते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ठीक है, पैकेजिंग में नमी सोखने वाले पदार्थ के रूप में क्या करेंगे? इसका प्रयोग करते हैं सिलिका जेल में। और पेट की समस्याओं में राहत दिलाने के लिए एंटासिड के रूप में बेकिंग सोडा। सही आंसर 62 का सी करेक्ट है। 63 है, लोहे की वस्तुओं को लंबे समय तक आर्द्र वायु में संपर्क में रहने पर उनकी सतह लाल भूरे रंग की पदार्थ बन जाती है और रासायनिक रूप में जंग की यह परत किस पदार्थ से बनी होती है? 63 का आंसर हो जाएगा, ये बनी होती है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसका सही आंसर होगा सी नंबर। 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्गेनो मेटेलिक यौगिक कार्बनिक संश्लेषण के लिए बहुमुखी अभिकर्मक के रूप में व्यापक रूप से उपयोग करता है और विशेष रूप से लिथियम हाइड्रोजन विनिमय प्रक्रियाओं के लिए एक मजबूत क्षार और शक्तिशाली न्यूक्लियोफाइल के रूप में होता है? आंसर क्या होगा? 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका क्या? ए करेक्ट है, जिसमें से एन ब्यूटिल लिथियम सही हो जाएगा। ये ऑर्गेनो लिथियम यौगिक का एक व्यापक रूप से सिंथेटिक कार्बन रसायन विज्ञान में उपयोग किया जाता है और ये एक अत्यंत प्रबल क्षार होता है और एक प्रबल न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करता है, जिसका उपयोग आमतौर पर एल्काइल या एथिल के उत्पन्न करने को लेकर अभिक्रियाओं से करता है। आगे आते हैं क्वेश्चन 65 कथन है कारणार। पिच या टायर लंबे समय तक लगातार बहती रहती है और कोई यहाँ पर निश्चित विशिष्ट गलनांक नहीं होता है। पहला 65 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरा क्या होगा?
पिच एक क्रिस्टली अर्माफोर्स ठोस है जिसमें लंबी दूरी की त्रिआयामी क्रिस्टली जाल संरचना का अभाव होता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें सही है, आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। 66 है जब तेल जैसे जल विकर्षी पदार्थों को जल में पैसीकरण करने के साथ मिलाया है तो छोटी गोलाकार संरचना बनती है जिसमें जल विकर्षी जैसे सिरे के अंदर की ओर और जल स्नेही सिरे बाहर की ओर होते हैं जिससे मिश्रण स्थिर हो जाता है और इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? आंसर 66 का हो जाएगा करेक्ट। यहाँ से इसे कहते हैं मिसेल्स, इसका सही आंसर ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन 67 है। 67 बोला है कि 104 ग्राम हीलियम गैस में He के मोलों की संख्या क्या होगी? 67 का आंसर क्या होगा? 67 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये 26 होगी। कितना होगा? 26 होगा। आगे आते 68, निम्नलिखित में से क्या बनता है जब किसी अधातु ऑक्साइड को जल में खोला जाता है, जल में मिलाया जाता है? ये बनता है अम्लीय विलयन। H2 यहाँ पर सोल्यूशन बनेगा। क्वेश्चन 69 है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु की उनकी अक्रियशील के घटते क्रम में व्यवस्थित करने का सही तरीका है? 69 का सही आंसर हो जाएगा करेक्ट। यहाँ से क्या करेक्ट आंसर है 69 का? सोडियम लोहा तांबा चांदी, हाँ ए करेक्ट हो जाएगा। सोडियम लोहा तांबा चांदी इसका करेक्ट आंसर होगा। सोडियम यानी लोहा Fe, तांबा Cu और चांदी He, जिसमें से चांदी क्या एक उत्कृष्ट धातु जो श्रृंखला में सबसे नीचे स्थित है और अत्यधिक या अत्यंत क्रियाशील होती है परंतु आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 70, फुलरीन C60 के बारे में विचार करना है। पहला है इसकी संरचना पिंजरे के जैसी होती है। पहला क्या होगा? 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने 4 पड़ोसी कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। सेकंड गलत है क्योंकि फुलरीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु अब केवल 3 पड़ोसी कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, न कि 4। ठीक है। तीसरा है इसमें पंचकोड़ी पंचभुजी तथा षटकोड़ी षटभुजी दोनों प्रकार के वलेरिन पाए जाते हैं। करेक्ट है। एक और 3 से ये आंसर बी। 71 है बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य द्वारा अनुमोदित निवेश प्रोत्साहन नीति का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का। इसकी जो नीति का नाम है ये हो जाएगा सही आंसर BIPPP 2025 इसका सही आंसर होगा 71 का। आगे आते हैं और इस योजना के अंतर्गत नई उद्यम इकाइयां स्थापित करने वाले उद्योगपति और निवेशकों को आकर्षक भूमि संबंधी रियायतें, ऋण, सब्सिडी सब यहाँ पर प्रोत्साहन किया जाएगा। और इस पैकेजिंग के अंतर्गत उद्यमी को अधिकतम 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। उद्योग स्थापित करने को लेकर अधिकतम 30% तक पूंजीगत सब्सिडी भी दी जाएगी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यभार संभालने पर भारत में राज्य क्रिकेट संघ सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने? 72 का आंसर हो जाएगा ये बने हर्षवर्धन, इसका करेक्ट आंसर होगा। 73 है 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार को साझेदार राज्य की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार मिला है? ये मिला हुआ है कांस्य पदक में, कांस्य पदक मिला है। 73 का जो आंसर हो जाएगा इससे रजत पदक होगा, कांस्य नहीं होगा, रजत पदक होगा इसका आंसर। ठीक है। 74 नंबर है बिहार ने जुलाई 2025 में भासनी प्लेटफॉर्म के साथ किस ऐतिहासिक लिपि को डिजिटलीकरण करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जो अभिलेखी दस्तावेज भूमि के अभिलेखों में व्यापक रूप से पाई जाती है? 74 का आंसर हो जाएगा कैथी लिपि, इसका सही आंसर होगा। ठीक है। 75 है बिहार में 2028 में पहली बार कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय खेल आयोजन होने वाला है? करेक्ट आंसर 75 का हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन सा होगा? प्रथम राष्ट्रीय युवा खेल 2028, प्रथम राष्ट्रीय युवा खेल 2028 वो भी प्रथम है और यहाँ से बिहार में पहली बार यहाँ पर आयोजित होगा। ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर हम लोगों ने 75 क्वेश्चन किए और यहाँ पर 76 से 150 तक हम लोग करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है। एक बात आपको याद रखना, जितने भी यहाँ पर टॉपिक आए हैं वो सब टॉपिक जाके आपको डीप में कवर करना है, एक एक चीज़ों को आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। इन सभी टॉपिक को, जितने भी टॉपिक अभी आते जा रहे हैं सब आपका अच्छे से रिवीजन होगा। और अपना चैनल ज्वाइन करना है टेलीग्राम, UPSC नॉलेज टेक और दिल्ली UPSC नॉलेज टेक दोनों ही अपने चैनल है। ठीक है। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।